तो बच्चों इसी कंसेप्ट में एक छोटी सी बात और कर लेते हैं बेटा, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। वो कंसेप्ट क्या है बेटा, वैल्यू ऑफ जी फाइंड बाय कैनवेडिस बेटा, ठीक है। कैनवेडिस ने सबसे पहले वैल्यू ऑफ जी को फाइंड आउट किया था 1798 में, ठीक है बेटा। वैल्यू ऑफ जी वैसे फाइंड आउट नहीं हुई थी, न्यूटन्स ने तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन दी थी बेटा, ठीक है। लेकिन इस वैल्यू को फाइंड आउट किया था हेनरी कैनवेडिस ने बेटा, ठीक है। कैसे फाइंड आउट किया था, तो एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड कंसेप्ट लिया बेटा, उस एक्सपेरिमेंट बेस्ड कंसेप्ट को उसने एक्सप्लेन किया। कैसे, तो उसने लिया बेटा एक क्वार्टाज फाइबर, ठीक है, और उससे क्या किए, दो स्फीयर को बेटा, एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है बेटा, ठीक है। इसका मास m, इसका मास m, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये इनके बीच का डिस्टेंस था बेटा, ठीक है। ये वो सेंटर पॉइंट है और ये था एक कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन। ये कंसेप्ट लिया था बेटा किसने, कैनवेडिस ने, ठीक है। हेयर टू स्मॉल आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ लेड ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड टू टू एंड ऑफ अ लाइट रोड फ्रॉम अ डम्बल बेल बेटा। द रोड इज सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल लेंथ ऑफ क्वार्टाज फाइबर, ये क्वार्टाज फाइबर है बेटा, ठीक है। लिख भी सकते हैं आप इसे, ठीक है। सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट था एक्सप्लेन करने के लिए। द रोड इज सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल लेंथ ऑफ क्वार्टाज फाइबर, टू लार्ज लीड स्फीयर ऑफ मास m each are placed near the end of the dumbbell on the opposite side in such a way that the four sphere lie on the horizontal circle, ठीक है बेटा। This small sphere move towards the larger one under the gravitational attraction, यानी क्या किया बेटा उसने, टू लार्जर लेड स्फीयर को जिसका मास m था, नियर द एंड ऑफ क्या रखा बेटा, डम बेल के नज़दीक रखा बेटा, ठीक है। ऑन द अपोजिट साइड इन सच अ वे दैट ऑल स्फीयर लाई ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कल, यानी जितने भी हैं, एक हो गया, दो हो गया, ये छोटे छोटे हैं बेटा, हैं ये क्या हो गए, चार आपके स्फीयर हो गए। ये चारों के चारों कहाँ लाई कर रहे हैं बेटा, इसके सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, गॉट इट। तो दी स्मॉल स्फीयर मूव टुवार्ड्स द लार्जर वन, जो स्मॉल स्फीयर है लार्जर वन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो न्यूटन्स ने क्या कहा था बेटा, gm अपॉन में r स्क्वायर होता है। r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी क्या बेटा, सेंटर ऑफ लार्जर एंड नेबरिंग स्मॉल स्फीयर। द फोर्स ऑफ टू स्मॉल स्फीयर फॉर अ कपल विच एक्सर्ट अ टॉर्क, अब इसके ऊपर क्या लगेगा, घूमना है तो इसे टॉर्क लगेगा। टॉर्क डिफ्लेक्ट द रोड एंड ट्विस्टिंग द सस्पेंशन टिल सच टाइम एज द रेस्टोरिंग टोन ऑफ द फाइबर इक्वल टू द क्या बेटा, डिफ्लेक्टिंग ग्रेविटेशनल टॉर्क। तो एंगल जो हो जाएगा थीटा इज नोटेड बाय द क्या बेटा, डिफ्लेक्शन ऑफ द एंगल। तो इसे कैसे मेजर करते हैं, तो हमने पढ़ा है टॉर्क क्या होता है बेटा, के थीटा। स्प्रिंग के केस में मान लो ये स्प्रिंग है, अगर हम यहाँ बात करें फोर्स का मतलब होता है के एक्स, लेकिन जब इसी स्प्रिंग को हम किस में लेके चलते हैं बेटा, सर्कुलर फॉर्म में लेके चलते, क्योंकि इसके अंदर ये रोटेशन है, ये भी इफेक्ट डालते हैं, तो वहाँ टॉर्क का रिजल्ट क्या बन जाता है, के इंटू थीटा, ठीक है। बट हमने पढ़ा है टॉर्क का मतलब क्या होता है, एफ इंटू एल। तो के थीटा कितना आ जाएगा बेटा, जी एम एम बाय आर स्क्वायर इंटू में क्या बेटा, एल। अगर रोटेशन इक्विलिब्रियम है तो दोनों टॉर्क क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल, लिख भी दिया हमने। तो जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी बेटा, जी की वैल्यू होगी के थीटा आर स्क्वायर एम एम एल। जब इन सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे बेटा, ये सारे कांस्टेंट यूज़ कर लोगे, तब आपका रिजल्ट आएगा 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। कैनवेडिस ने इसे सबसे पहले क्या किया था बेटा, फाइंड आउट किया था, ठीक है। अब आते हैं एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कौन कौन से एविडेंस हैं, तो पहले तो आप जानते ही हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द क्या बेटा, सन, दैट द मून अराउंड द अर्थ इज एक्सप्लेन्ड बाय ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ। टाइड्स आर फॉर्म्ड इन ओशियंस ड्यू टू क्या बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। द टाइम ऑफ सोलर एंड लूनर इलिप्स, ठीक है, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ऑर्बिट एंड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट
वो भी किसके बेसिस पर एक्सप्लेन है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर। जी की वैल्यू वेरी करती है बेटा, ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब आते हैं बेटा इसके वेक्टर फॉर्मेशन के अंदर, किसके, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो क्या है बेटा, वेक्टर फॉर्मेशन है। ठीक है, अब हमें पता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कंसेप्ट ये था बेटा, इसको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्लेन करना बेटा। तो कैसे करोगे, अब आपको पता है F इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 बाय में r स्क्वायर, ये वेक्टर हो गया। यहाँ क्या यूज़ करोगे बेटा, यूनिट वेक्टर, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ की डायरेक्शन देने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। जैसे x डायरेक्शन है तो यहाँ i कैप j x यूज़ करते हैं, जैसे y है तो यहाँ j कैप क्या करते हैं, y यूज़ करते हैं। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर का। तो फोर्स कितना हो जाता है बेटा, g m1 m2 बाय में r क्यूब। अरे r क्यूब कहाँ से आया बेटा, आपने पढ़ा है यूनिट वेक्टर, ये यहाँ से भी निकाल सकते हो, डायरेक्शन बाय में क्या बेटा, मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड लोगे तो r स्क्वायर तो पहले ही था, क्या बन जाएगा, r क्यूब। तो ये था बेटा फोर्स एक्टिंग ऑन क्या बेटा, इन वेक्टर फॉर्मेशन, यानी वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये क्या है बेटा, वेक्टर फॉर्म। लेकिन बात आती है बेटा, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ये ओरिजिन से सेपरेटेड है बेटा। ठीक है, एक का डिस्टेंस r1 है, एक का डिस्टेंस r2 है। ठीक है बेटा, ये O पॉइंट है, एक पार्टिकल m1 पर है, एक पार्टिकल m2 पर है। तो बेटा जब हम इधर से इधर जाएंगे तो डिस्टेंस हो जाएगा 1 2, और जब इधर से इधर जाएंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 1। तो मुझे लगाना है फर्स्ट ने 2 पे लगाया है, 2 ने फर्स्ट पे। तो दो फोर्सेज होती है बेटा, एक तो होती है F12 और एक क्या होती है बेटा, F21। F12 का मतलब होता है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। ठीक है, F21 का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू क्या बेटा, फर्स्ट। तो निकालो F12 और F21, तो कैसे निकालोगे, अब आपको पता है F12 क्या होगा, कि सेकेंड ने फर्स्ट पे लगाया, जी m1 m2, पार्टिकल तो दोनों ही होंगे। डिस्टेंस क्या होगा, जब सेकेंड से फर्स्ट की तरफ चलोगे तो डिस्टेंस होगा r21, और r21 का क्या बेटा, स्क्वायर। सिमिलरली F21 की तरफ चलो, जी m1 m2 r12 का स्क्वायर, और क्या बेटा, r12 यूनिट वेक्टर। बट आप ध्यान से देखना, r12 या r21 दोनों क्या है बेटा, इक्वल है, क्योंकि एक ही मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब F12 भी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, माइनस F21 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या बेटा, वेक्टर फॉर्मेशन। ठीक है ना बच्चों, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्मेशन। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी एक्सप्लेन कर रहा है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ग्रेविटेशन फोर्स की क्या क्या इंपॉर्टेंस फैदर्स हैं बेटा, वो भी ध्यान कर लेते हैं। कि इंडिपेंडेंट होता है बेटा, कि मीडियम क्या है बीच में, मीडियम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। अच्छा, ये जो फोर्सेस हैं ये बेटा दोनों बॉडी के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट होते हैं बेटा, यानी इक्वल रहेगी, मैंने किसी पे लगाया या किसी ने मेरे पे लगाया, तो दोनों फोर्सेस क्या रहते हैं बेटा, इक्वल। ठीक है, इसलिए इसे न्यूटन्स थर्ड लॉ का भी प्रूफ बोलते हैं। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो स्ट्रिक्टली होल्ड करता है बेटा 2 पॉइंट मासेस के बीच में, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा बिटवीन 2 पॉइंट मासेस हमेशा सेंटर की तरफ होगा बेटा। तो इसलिए इन फोर्सेस को क्या नाम देते हैं बेटा, सेंट्रल फोर्सेस। ठीक है बेटा, और इन ग्रेविटेशनल फोर्सेस की जो सिमेट्री होती है बेटा, वो सिमेट्री कैसी होती है बेटा, स्फेरिकल, मतलब हर डायरेक्शन में सेम फोर्सेस क्या करते हैं, ये अप्लाई करते हैं। और जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती है बेटा वो कंजर्वेटिव होती है नेचर के अंदर। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बिटवीन 2 बॉडीज़ वो इंडिपेंडेंट होगी बेटा, प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा, अदर बॉडी, यानी तीसरी बॉडी अगर वहाँ पे आ गई तो उसे हमें क्या मान के चलना पड़ेगा बेटा, वो वहाँ पर नहीं है, क्योंकि 2 बॉडी के बीच का जब रिजल्ट निकालोगे तो तीसरी बॉडी अपने आप वहाँ पर क्या करनी पड़ेगी, अपने को नेग्लेक्ट करके चलनी पड़ेगी। हाँ, वैसे ऐसे भी कंसेप्ट आएंगे जिसके अंदर बहुत सारी बॉडीज़ आएंगी, तो उनके लिए वो रिजल्टेंट क्या बनेगा। ठीक है, लेकिन उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज आप लोग इतनी ही करेंगे बेटा, इतने की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आप कर सकते हैं।
ठीक है, वैसे वीडियो में भी मैं बता दूंगा इस चीज़ के बारे में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।